नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुशवाहा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डीके लक्ष्यम पर। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी का वीडियो एग्ज़ाम का टेस्ट पेपर 16 पढ़ेंगे। 15 हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं और आप लोग को देखना भी चाहिए अवश्य। और ये एग्ज़ाम होना है 22 से 23 दिसंबर को। अब 2-3 दिन और बचे हुए, ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ, तो क्विक रिवीजन के लिए आप लोग एक बार जाके सारे वीडियोस देख लीजिए इस जीएस के लिए स्पेशली, क्योंकि सारे जितने भी हैं अब तक सब जीएस के ही हैं। हिंदी और रीजनिंग वगैरह का भी कुछ नहीं हो पाया है, तो जीएस का ही आप देख लीजिए, कम से कम एक पोर्शन तो आपका सही हो, तो अच्छे से तैयार हो। और अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा शेयर कर सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। लिंक में कुछ मेरे पास ग्रुप है, मैं उसमें डाल देता हूँ, अगर आप वहाँ हैं तो वहाँ से शेयर करिए, नहीं तो लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग कॉपी करके दूसरों के साथ शेयर करें। ज़रूर जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, ताकि चैनल ग्रो करेगा तो और अच्छे से अच्छे सब्जेक्ट आ सकते हैं। और अगर इसके अलावा और कुछ अगर रिक्वायरमेंट है, कुछ गलतियाँ हैं, कुछ आप लोग सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर दीजिए, जिससे मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने का। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्न में किन दो ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है। नीचे ग्रह दिए गए हैं, ग्रह दो ग्रह का एक जोड़ा दिया गया है। इनमें ये पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह का मतलब होता है सैटेलाइट, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। दो तरह के सैटेलाइट होते हैं, एक तो मैनमेड होते हैं और एक होता है नेचुरल सैटेलाइट। तो यहाँ पे बात हो रही है नेचुरल सैटेलाइट की, यानी कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जिनके नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। और उन नेचुरल सैटेलाइट को दूसरे शब्द अगर उसका देखा जाए तो उसको बोला जाता है मून। यानी जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का एक मून है जिसको हम लोग चंद्रमा बोलते हैं। उसी तरह से हर ग्रह का या कोई ना कोई मून है, लेकिन जितने भी ग्रह हैं 8 ग्रह हैं, उनमें से दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई मून नहीं है। तो वो हमको इसमें बताना है। तो पहले आंसर बता देते हैं, फिर थोड़ा सा डिटेल बता देंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी इनका कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। बाकी पृथ्वी के भी हैं, बृहस्पति के भी हैं, शनि के भी हैं, मंगल के भी हैं, बुध और शुक्र के नहीं हैं। तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा, एक इस पे ओवरव्यू देख लेंगे फटाफट। इसमें देखिए जितने भी ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में, उसमें बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, सबसे ज़्यादा अधिकतम है। अगर इनकी संख्या की बात करें तो लगभग 79 के आसपास है। इस पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कहीं भी एग्जैक्ट फिगर नहीं दिया है कि कितना है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो बृहस्पति का है। दूसरे नंबर पे है शनि के लगभग 62 के आसपास उपग्रह हैं। शनि का एक उपग्रह है टाइटन। उस वो अगर देखा जाए तो वो बुध ग्रह से भी बड़ा है, यानी बुध ग्रह का जितना शेप है उससे भी बड़ा है शनि ग्रह का जो उपग्रह है वो। और पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, जिसको हम लोग मून बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भूख हड़ताल से जेल में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी मृत्यु हो गई थी भूख हड़ताल की वजह से। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, जतिन दास। जतिन दास जी की मृत्यु हो गई थी। ये भूख हड़ताल पे काफ़ी दिनों तक रह गए थे, लगभग मोर देन 50 डेज के आसपास इन्होंने ये रहे थे भूख हड़ताल में। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा है, निम्न में किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। वकालत यानी ये पहले वकील थे। जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ तो उस समय इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए, क्योंकि इसका नाम ही है असहयोग, यानी सहयोग नहीं करना है। जो गवर्नमेंट व्यवस्था चल रही है उसको हमें सहयोग नहीं करना है। तो इस आंदोलन में इन्होंने वकालत अपनी छोड़ दी थी। तो वो कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी वकालत छोड़ दी थी और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है। और जब ये हमारा देश जब आज़ाद हुआ था 1947 में 15 अगस्त को, तो उस रात में इन्होंने बोला था माई ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ये इनका जो स्पीच उन्होंने दिया था उसका नाम था माई ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ये ध्यान रखने की बात है। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी भारत की, इंदिरा गांधी, उनके पिताजी थे ये। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्न में कौन थी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कि पहली महिला अध्यक्ष यानी हर वर्ष इसका एक अधिवेशन होता था, तो उसमें एक अध्यक्ष चुने जाते थे। तो हर साल कोई ना कोई अध्यक्ष चुना जाता था। तो इसमें पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को पहली महिला अध्यक्ष चुना गया था। ये आयरलैंड की थी, इंडिया की नहीं थी, लेकिन इंडिया में ये थी। और इन्होंने इंडिया में
बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर होम रूल लीग की भी स्थापना की थी। अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में किस समिति का सभापति शासक दल का होता है? सभापति कौन सी समिति है? बहुत सारी समितियां होती हैं, नीचे सारे ऑप्शन दिए गए हैं। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, ये सब समितियां होती हैं। इनमें से पूछ रहे कौन सी ऐसी समिति है जिसका सभापति शासक दल का होता है, यानी जिसकी सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसकी चल रही होती, उसी का कोई सांसद इसका सभापति होता है। तो ये होती है ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, यानी लोकसभा में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो प्राक्कलन समिति के सदस्य होते हैं। लेकिन जो प्राक्कलन समिति है इसके सदस्यों में कोई भी मंत्री शामिल नहीं होता, यानी भारत सरकार में अगर कोई मंत्री है तो वो प्राक्कलन समिति का सदस्य नहीं हो सकता। उसमें सब के सब सांसद होते हैं, लोकसभा के सांसद होते हैं, राज्यसभा के भी उसमें सांसद नहीं होते हैं। तो ये प्राक्कलन समिति हो गया। और इसके जो समिति के जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो जो जिस पार्टी का सरकार चल रहा होता है उसी पार्टी से कोई बनाया जाता है, और उस प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष चुने जाते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसके अध्यक्ष को चुना जाता है। और ये प्राक्कलन समिति सबसे पहले 1950 ईस्वी में उस समय जो वित्त मंत्री थे जॉन मथाई, उनके द्वारा सबसे पहले गठन किया गया था। अब ये वर्तमान समय में अभी तक चल रहा है। छठा क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी? सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है विश्व में? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मंदारिन। मंदारिन चाइनीज़ भी बोला जाता है इसको, यानी इसका नाम मंदारिन चाइनीज़ भी होता है। यानी कुल मिला के ये समझ लो कि चीन में बोले जाने वाली ये भाषा है मंदारिन, और सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा ये बोली जाती है। दूसरे नंबर पर अंग्रेजी, तीसरे नंबर पर है हिंदुस्तानी लैंग्वेज। सातवें क्वेश्चन पे आएंगे। सातवां क्वेश्चन है, नेत्रदान में प्रदाता द्वारा आँख के कौन से भाग को दान में दिया जाता है? यानी अगर कोई नेत्र अपना आँख कोई डोनेट कर रहा है तो वो आँख के कौन से भाग को डोनेट करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कॉर्निया। आँख का जो कॉर्निया हिस्सा होता है उसको डोनेट किया जाता है, ना कि पूरी आँख निकाल के नहीं लगाई जाती है। आठवें क्वेश्चन पे आएंगे। आठवां क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द की संकल्पना निम्न में किसने की थी? इकोलॉजी, जिसको पारिस्थितिकी तंत्र भी बोला जाता है हिंदी में, इस शब्द की संकल्पना यानी इस शब्द को सबसे पहले किसने बोला था, किसने इसका नाम लिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एजी टॉन्सले। एजी टॉन्सले ने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का उपयोग किया था, इसका निर्माण किया था कह लो। अब आएंगे नवे क्वेश्चन पे। नवा क्वेश्चन है, यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को क्या कहा जाएगा? यानी जितना भी घाटा हो रहा है भारत सरकार को, जो भी घाटा हो रहा है उसमें अगर जितना भारत सरकार ने ब्याज पे किया है उस ब्याज को अगर उस पूरे घाटे में से निकाल दिया जाए तो जो बाकी अवशेष बचेगा उस हिस्से को क्या बोला जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उसको बोला जाए सकल प्राथमिक घाटा। उसको सकल प्राथमिक घाटा बोला जाएगा। अब आएंगे 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में किस एक ईंधन का मान अधिकतम होता है? यानी जो बाकी चार दिए हैं उनमें सबसे ज़्यादा मान, यानी सबसे ज़्यादा उसका कह लो कि सबसे अधिक मान को होता है, सबसे ज़्यादा खतरनाक कह लो कि कौन होता है, या सबसे ज़्यादा दाह कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा इसका मान होता है। इसीलिए इसको क्या होता है, ये हीलियम से हल्का होता है लेकिन फिर भी इसको गुब्बारे में नहीं भरा जाता है। इसलिए नहीं भरा जाता है क्योंकि इससे आग लगने के खतरे रहते हैं। इसीलिए हीलियम को भरा जाता है क्योंकि वो दाह नहीं होता है, उसके जलने की संभावना नहीं होती, उससे आग नहीं लग सकता इसलिए। अब आएंगे 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को हर साल खाद्य दिवस मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस। अब आएंगे 12वें क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस की बात हो रही है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, 13 फरवरी। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है और ये सबसे पहले मनाया गया था वर्ष 2012 में, यानी 13 फरवरी 2012 में सबसे पहली बार मनाया गया था। इसको स्टार्ट किया गया था नवंबर 2011 में स्टार्ट किया गया था यूनेस्को के द्वारा। बाकी मनाने का अगर देखा जाए तो 2012 से मनाया जा रहा है और हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है, यानी 2018 में मना लिया गया है, अब 19 में मनाया जाएगा। अब आएंगे 13वें क्वेश्चन पे। 13वां क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण सिस्टम कहाँ आरंभ हुआ? इसका मतलब ये कि जो हम लोग रिजर्वेशन कराते हैं, जो कंप्यूटर से रिजर्वेशन हो रहा है आज के समय में, ये सबसे पहले शुरू कहाँ पे हुआ है? यानी कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे सबसे पहले ये आरक्षण सिस्टम यानी कंप्यूटर से रिजर्वेशन टिकट देना स्टार्ट किया गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में सबसे पहले रिजर्वेशन टिकट बनाना शुरू किया गया था कंप्यूटर के द्वारा। 14वें क्वेश्चन पे आएंगे, भारत में सबसे पुराना रेलवे इंजन कौन सा है? भारत का सबसे पुराना रेलवे इंजन की बात हो रही है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, फेयरी क्वीन। फेयरी क्वीन जो रेलवे इंजन है ये भारत के सबसे पुराना इंजन में से एक है, यानी सबसे पुराना इंजन है। 15वां क्वेश्चन है, 69th यानी 69वीं गणतंत्र दिवस परेड 2018 में निम्न में किस प्रदेश की झांकी
सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्राप्त की, यानी कौन से प्रदेश। देखो क्या होता है, जब गणतंत्र दिवस होता है, गणतंत्र दिवस परेड होता है, तो उसमें हर एक डिपार्टमेंट, हर एक मंत्रालय और हर एक राज्य की झांकियाँ वहाँ पे प्रस्तुत की जाती हैं। तो उनमें जो सबसे सर्वश्रेष्ठ झांकी होती है, जिस राज्य को उसका सर्वश्रेष्ठ झांकी को पुरस्कार उसको दिया जाता है। तो कौन से प्रदेश की झांकी सबसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्राप्त की थी इस बार जो हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया था। इसमें इन्होंने शिवाजी वगैरह के बारे में कुछ दिखाया था। अब आएंगे 16वें क्वेश्चन पर। 16वां क्वेश्चन है, भारत का पहला पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा है? सौर ऊर्जा से संचालित, यानी सोलर सेल से, सूर्य से जो ऊर्जा हम लोग प्राप्त करते हैं, उसको जो ट्रांसफॉर्म करते हैं, उस ऊर्जा से रेलवे स्टेशन कौन सा संचालित किया जा रहा है भारत का? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन कहाँ पे, यानी असम में पड़ेगा ये। इसको सौर ऊर्जा से संचालित किया जा रहा है और ये पहला रेलवे स्टेशन है। अब आएंगे 17वें क्वेश्चन पे। 17वां है, उत्तर प्रदेश का 17वां नगर निगम कौन सा है? 17वां नगर निगम अभी बना लिया गया है। पहले 16 नगर निगम थे जिन पे मेयर वगैरह का चुनाव होता था, लेकिन अब 17 नगर निगम हो गए। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा शहर है जहाँ पे नगर निगम की स्थापना कर दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर यानी लखनऊ के पास पड़ता है, लखनऊ बरेली के बीच में शाहजहाँपुर, यहाँ पे 17वां नगर निगम बना दिया गया है। अब आएंगे 18वें क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन है, निजता के अधिकार को, यानी राइट टू प्राइवेसी इसको बोला जाता है इंग्लिश में, राइट टू प्राइवेसी। तो निजता के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने किस अधिकार श्रेणी में रखा है? यानी हमारे अधिकार जो होते हैं, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार, ये सब अधिकार होते हैं, इनमें से कौन से अधिकार के अंदर निजता के अधिकार को, यानी राइट टू प्राइवेसी को रखा गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 21 में इसको शामिल किया गया है, निजता के अधिकार को, राइट टू प्राइवेसी को लेकर। क्योंकि सोशल मीडिया पे हम लोग की जो प्राइवेसी होती है उसका बहुत हनन किया जाता है, इस वजह से इसको राइट टू प्राइवेसी कानून बनाना पड़ेगा। अब आएंगे 19वें क्वेश्चन पे। 19वां है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के किसे न्यायाधीश के रूप में चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के किसे न्यायाधीश के रूप में चुना गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, दलवीर भंडारी। दलवीर भंडारी को चुना गया है। ये पहले भी वहाँ न्यायाधीश थे, दोबारा ये फिर से चुन लिए गए हैं 9 साल के लिए, यानी 2018 में चुने गए हैं, 2027 तक ये वहाँ पे न्यायाधीश रहेंगे। और खाली यही अकेले नहीं न्यायाधीश हैं, और भी न्यायाधीश होते हैं, उनमें ये एक मतलब और भी देशों के उसमें प्रतिनिधि होते हैं, उनमें ये भी हैं जो भारत से चुने गए हैं, दलवीर भंडारी। ये अपने दूसरे शासनकाल में, यानी दूसरा इनका ये कार्यकाल चल रहा है। अब आएंगे 20वें क्वेश्चन पे। 20वां क्वेश्चन है, निम्न में किसे भारत के पहले विश्व धरोहर शहर के रूप में चुना गया? यानी अभी जल्दी ही ये चुना गया है विश्व धरोहर शहर के रूप में। भारत का कौन सा शहर है जो चुना गया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अहमदाबाद। अहमदाबाद को चुना गया है विश्व धरोहर शहर के रूप में। ये गुजरात के अंदर है और ये गुजरात की व्यावसायिक राजधानी है, और बाकी ऐसे अगर कहा जाए ऑफिशियल राजधानी तो गांधीनगर है। 21वें क्वेश्चन पे आएंगे। 21वां क्वेश्चन है, अल नगाह अभ्यास किन देशों के बीच किए जाते हैं? अल नगाह अभ्यास की बात हो रही है, और ये किन देशों के बीच किए जाते हैं? नाम से ही लग रहा है कि ये किसी मुस्लिम कंट्री के साथ, यानी इस्लामिक कंट्री के साथ किया जाता होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत और ओमान। भारत और ओमान के बीच में किए जाते हैं अल नगाह अभ्यास। अब आएंगे 22वें क्वेश्चन पे। 22वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में हाथियों की सबसे अधिक संख्या है? भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाथियाँ हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथियाँ हैं, लगभग 6049 के आसपास ये हाथियाँ हैं, 6049 हैं कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। HD कुमारस्वामी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वजुभाई पटेल वहाँ के राज्यपाल हैं। बेंगलोर वहाँ की राजधानी है, जिसको सिलिकॉन सिटी भी बोला जाता है। और बाकी अगर हाथियों की संख्या में दूसरे नंबर पे देखा जाए तो असम है, तीसरे नंबर पे केरल है। यानी पहले पे कर्नाटक, दूसरे पे असम, तीसरे पे केरल। देखिए ऑप्शन इसमें जो दिए जाते हैं ऐसे दिए जाते हैं ताकि इसमें 2-3 क्वेश्चन और पता चल सके आपको, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। 23वें क्वेश्चन पे आएंगे। 23वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वनावरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? वनावरण प्रतिशत की बात हो रही है यहाँ पे, प्रतिशत ध्यान रखने की बात हो रही है, यानी खाली कुल किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर नहीं दिया गया है, या परसेंटेज की बात हो रही है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम वनावरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संत रविदास नगर। ये प्रतिशत में भी सबसे कम है, और अगर वर्ग किलोमीटर में भी देखा जाए तो ये सबसे कम यहाँ पे वो वन है, वन का क्षेत्र है। अगर सबसे टॉप पे बात करें, सबसे ऊपर कौन सा है, तो सोनभद्र है प्रतिशत में।
दूसरे नंबर पे चंदौली है, तीसरे नंबर पर पीलीभीत है। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, पहले जो है संत रविदास नगर, यहाँ पे सबसे कम प्रतिशत वनावरण है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा की बात करें जाए उत्तर प्रदेश में तो सोनभद्र है सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पे चंदौली है और तीसरे नंबर पे पीलीभीत है। अगर जैसे क्वेश्चन ये आ जाता है कि उत्तर प्रदेश के वो कौन से 3 जिले हैं जहाँ पे सबसे अधिक वनावरण है, तो आप लोग बता सकते हैं सोनभद्र, चंदौली और पीलीभीत। अब आएंगे 24वें क्वेश्चन पे। 24वां क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े सौर पार्क शक्ति स्थल, सौर पार्क जिसका नाम है शक्ति स्थल, दुनिया का सबसे बड़ा ये सौर पार्क है जिसका नाम है शक्ति स्थल, का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कर्नाटक में। कर्नाटक में शक्ति स्थल स्थित है जो कि सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क है, सोलर पार्क है। अब आएंगे 25वें क्वेश्चन पे। 25वां क्वेश्चन है, 105वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे ये पीसीएस का एग्जाम हो चाहे वनडे एग्जाम हो, ये क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, किसी न किसी एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो ये पूछा जा रहा है 105वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मणिपुर में, मणिपुर में इसका आयोजन किया गया था। अब आएंगे 26वें क्वेश्चन पे। 26वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा बांध मिर्जापुर में नहीं है? मिर्जापुर में कौन सा बांध नहीं है ये हमको बताना है। यानी 3 बांध मिर्जापुर के हैं, एक ऐसा बांध है जो मिर्जापुर में नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा बांध मिर्जापुर में नहीं है, बाकी रिहंद है, सिरसी है, घग्गर है, और चंद्रप्रभा हो जाएगा चंदौली में। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है लेकिन चंदौली में ही होगा क्योंकि चंदौली में ही चंद्रप्रभा अभयारण्य स्थित है। च से चंदौली, च से चंद्रप्रभा। 27वें क्वेश्चन पे आएंगे, निम्न बांधों में कौन झांसी जिले में नहीं है? झांसी जिले में कौन सा बांध नहीं है ये हमको बताना है। बाकी 3 ऐसे हैं जो झांसी जिले में है और चौथा एक ऐसा है जो झांसी में नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी खजूरी। खजूरी बांध झांसी जिले में नहीं है, बाकी माता टीला भी है, नगवा शाहगंज भी है, सपरार, ये तीनों की तीनों झांसी में है। खजूरी बांध जो है ये झांसी में नहीं है। 28वें क्वेश्चन पे आएंगे। 28वां क्वेश्चन है, तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ है? यानी कहने का मतलब कि सबसे ज़्यादा कौन से प्रदेश में तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है। और अगर नलकूपों द्वारा सिंचाई की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है और तालाबों द्वारा तमिलनाडु में। 29वां क्वेश्चन है, सलाल परियोजना कहाँ पर स्थित है? सलाल परियोजना की बात हो रही है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में स्थित है सलाल परियोजना। अब आएंगे 30वें क्वेश्चन पे। 30वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन सुमेलित नहीं है बताना। इधर बांध दिया हुआ है और इधर नदी दिया है। अब ये कौन सा, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से सुमेल कौन सा नहीं कर रहे हैं, यानी कौन सा किसका मेल सही नहीं है? तो देखते हैं, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, ये सही है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पे, ये भी सही है। उकाई बांध तापी नदी पे, यही सही है। और डी जो है पोंग बांध झेलम नदी पे, ये गलत है। पोंग बांध ब्यास नदी पे है, झेलम पे नहीं है। झेलम वहाँ पे कश्मीर में है, बाकी पोंग बांध जो है ये ब्यास नदी पे है, झेलम पे नहीं है। तो ये इसमें जो है सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सुमेलित हैं। ये सरदार सरोवर बांध नर्मदा, भाखड़ा, सतलज, उकाई, तापी पे सही है, बाकी पोंग बांध ब्यास नदी पे है, झेलम पे नहीं है। अब आएंगे 31वें क्वेश्चन पे। 31वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा 1 एकड़ के बराबर होता है? 1 एकड़ के बराबर कौन सा होता है ये बताना है। तो 4840 गज, 0.04048 हेक्टेयर और 100 बिस्वा, ये तीनों के तीनों 1 एकड़ के बराबर होते हैं। यानी इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ए सभी, यानी ऊपर के जितने भी हैं सब के सब 1 एकड़ के बराबर होते हैं। अब आएंगे 32वें क्वेश्चन पे। 32वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी भू क्षेत्रफल की मापन की इकाई नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी करम। करम कोई भूमापन की यानी ज़मीन मापने की कोई इकाई नहीं है। बाकी अंकनम, एकड़ और कैनाल तीनों के तीनों ज़मीन मापने की इकाइयाँ हैं, ध्यान रखने की ज़रूरत है। 33वें क्वेश्चन पे आएंगे। 33rd पे। 33rd क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर का मान वर्ग मीटर में कितना होता है? 1 हेक्टेयर को अगर वर्ग मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो कितना होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 10,000 वर्ग मीटर, यानी 10,000 वर्ग मीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर हो जाएगा। या अगर 1 हेक्टेयर की बात करें तो ये 10,000 वर्ग मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 34वें क्वेश्चन पाएंगे। 34वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भू क्षेत्रफल मापन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भू क्षेत्रफल का मतलब ये है कि जमीन मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बिस्वांसी। बिस्वांसी सबसे छोटी इकाई है भूमि मापने की, जमीन मापने की। अब आएंगे 35वें क्वेश्चन पे। 35वां क्वेश्चन है,
निम्न में कौन जौ उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? यानी नीचे 4 प्रदेशों के नाम दिए गए हैं। इन प्रदेशों में कौन सा ऐसा प्रदेश है, कौन सा ऐसा राज्य है जो जौ एक अनाज होता है जिसको हम लोग खाते भी हैं। तो जौ उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पे, सबसे टॉप रैंक पे कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जौ के उत्पादन में सबसे टॉप पे है और कहा जाता है उत्तर प्रदेश में गरीबों का मुख्य भोजन है जौ। अब आएंगे 36वें क्वेश्चन पे। 36वां क्वेश्चन है, निम्न में संविधान के किस भाग के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व की बात हो रही है, कौन से भाग के अंतर्गत? यानी संविधान को कई भागों में भी डिवाइड किया गया है, तो कौन से भाग के अंदर नीति निर्देशक तत्व हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाग 4। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। अब आएंगे 37वें क्वेश्चन पे। 37वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? राज्य दिए गए हैं और उनके गठन का वर्ष दिया गया है कि कौन से राज्य का कब गठन हुआ, ये दिया हुआ है और इसमें हमको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मिजोरम। मिजोरम का जो 1986 दिया हुआ है ये गलत है, क्योंकि मिजोरम का गठन हुआ था 87 में, 1987 फरवरी 1987 में मिजोरम का गठन हुआ था। और इसके बाद गठन हुआ था गोवा का, जो कि अप्रैल या मई 1987 में हुआ था। यानी 1987 में 2 राज्यों का गठन हुआ था। पहले मिजोरम का हुआ था फरवरी में, फिर मई या अप्रैल में हुआ था गोवा का गठन। और उसके बाद 87 के बाद एक ही बार गैप करके 2000 सन 2000 में गठन हुआ था इनका। छत्तीसगढ़ का हुआ था, झारखंड का हुआ था, उत्तराखंड का हुआ था। उसके बाद गठन हुआ है तेलंगाना का 2014 में। तो इसको फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लेंगे, समझ लेंगे। हमको ये बताना है कि कौन से राज्य का गठन, राज्य और उनके गठन दिया है, गठन वर्ष दिया गया, तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो मिजोरम नहीं सुमेलित है, क्योंकि मिजोरम का गठन हुआ था 1987 में। बाकी ये तीनों की तीनों सही हैं। तेलंगाना का 2014 में हुआ था, 2 जून 2014 को हुआ था। हिमाचल प्रदेश का 1971 में हुआ था और मणिपुर का 1972 में हुआ था। बाकी मिजोरम का 1987 में हुआ था, गोवा का भी 1987 में हुआ था। 38वें क्वेश्चन पर आएंगे। 38वां क्वेश्चन है, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाने की विधि तथा वित्तीय आपात की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? यानी 2 चीज़ है, एक ही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने का जो रूल है, जो नियम है, जो सिस्टम है वो, और वित्तीय आपात, ये दोनों चीज़ें कौन से देश से ली गई थी? हमारे भारत के संविधान में कौन से देश के संविधान से ये दोनों चीज़ें ली गई थी? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना और वित्तीय आपात, ये दोनों कहाँ से ली गई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ये दोनों चीज़ें वहाँ के संविधान से ली गई थी। अब आएंगे 39वें क्वेश्चन पे। 39वां क्वेश्चन है, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर निम्न में किसे भारत के संविधान में जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समिति रही है, क्योंकि हमेशा ये क्वेश्चन आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जोड़ा गया था इस समिति की अनुशंसा पर। तो ये क्वेश्चन है, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर निम्न में किसे भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। अभी हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं और इसको 42nd जो संशोधन हुआ था, यानी 42वां संशोधन जो हुआ था, उसके अंतर्गत जोड़ा गया था भारत के संविधान में। अब आएंगे 40वें क्वेश्चन पे। 40वां क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना कब लागू की गई थी? अटल पेंशन योजना की बात हो रही है और इसे कब लागू किया गया था ये बताना है हमको। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 9 मई 2015 को। 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना लागू किया गया था। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले किस्त जो इसके कुछ जो हमारे जो इंस्टॉलमेंट होते हैं उनको हम लोग देते हैं। बाद में क्या होता है कि आई थिंक 60 या 62 ईयर्स जब पूरा हमारा हो जाता है, एज जब हो जाती है, तो उसके बाद हमारी पेंशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये अटल पेंशन योजना को 9 मई 2015 को लागू किया गया था। इस वाले टेस्ट सीरीज में 40 क्वेश्चन थे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर ही दीजिएगा। सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो कर दीजिए, कर लिए हैं तो कोई करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे के साथ शेयर कीजिए और उनसे सब्सक्राइब भी करवा लीजिए ज़रूर। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।